हेलो स्टूडेंट, गुड इवनिंग। ड्राइंग क्लासेस बाय गुड़िया मैम चैनल पे आप सभी का स्वागत है। चित्रकला कक्षा 12 और आज हमारा है महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर। और 1/2 के जो अंक के प्रश्न आते हैं वो वाले प्रश्न हैं। मैंने 1 2 3 4 4 चैप्टर में से कंटिन्यू मैंने 4 चैप्टर में से 5 क्वेश्चंस हैं वो उठाए हैं, यानी 20 क्वेश्चंस हैं संख्या में। तो देखिए हम शुरू करते हैं। और मैं एक बात और बता दूं आपको कि जो कल मॉडल पेपर आया था वो नोट कर लेना बच्चों। और अब जो मॉडल पेपर आएंगे वो संडे टू संडे आएंगे, क्योंकि डेली बहुत ज़्यादा मेहनत भी लगती है और आप लोगों के भी काम ज़्यादा मॉडल पेपर पे मॉडल पेपर डेली ऐसे हो जाएंगे ना। तो संडे टू संडे एग्ज़ाम तक सारा है वो हो जाएगा कवर मॉडल पेपर में। तो बीच में जो समय हमारा बचेगा उसमें मैं अभी थ्योरी नहीं डालूंगी। अभी छोटे 1/2 के क्वेश्चन डालूंगी, फिर डालूंगी मैं फिल ब्लैंक वाले क्वेश्चन सभी लेसन्स के इम्पोर्टेंट, फिर डालूंगी मैं 3/4 के, और फिर 1.5 मार्क्स के। और इस तरह से मैं क्वेश्चन है वो डालूंगी इम्पोर्टेंट, जहाँ से मेरे को लगता है कि यहाँ से क्वेश्चन है वो हर बार टारगेट होते हैं, इस तरह से पूछे जा सकते हैं। तो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो जाएगा। तो बने रहिए अंत तक। और आज वाला बहुत छोटा ही होने वाला है वीडियो, ठीक है, क्योंकि ये वाले क्वेश्चन हैं इनसे हमारा पहले हो चुका है इंट्रोडक्शन। हम इन क्वेश्चंस को कर चुके हैं, कुछ क्वेश्चंस नए भी हैं लेकिन हैं ये इम्पोर्टेंट। तो शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न देखिए, पश्चिम भारतीय चित्रशैली का प्रमुख केंद्र है। क्योंकि हमारे जो क्वेश्चन आएंगे 4 पार्ट में, जैसे मॉडल पेपर ब्लूप्रिंट पे था पूरा का पूरा, तो उसी प्रकार जो वस्तुनिष्ठ ऑब्जेक्टिव टाइप जो क्वेश्चन आते हैं वो वाले क्वेश्चन हैं एबेसडे वाले। तो देखिए सारे के सारे वही वाले क्वेश्चन हैं, पहले वो पूरे करेंगे, फिर फिल ब्लैंक, और फिर 3/4 के अंक है वो कंप्लीट करेंगे। तो देखिए पश्चिम भारतीय चित्रशैली का प्रमुख केंद्र है तो गुजरात, हमने पढ़ा था। पश्चिम भारतीय चित्रशैली का प्रमुख केंद्र गुजरात, हमने जो पांडुलिपि चैप्टर पढ़ा था, फर्स्ट का जो चैप्टर है हमारा उसमें से ये क्वेश्चन है और इसका आंसर आएगा गुजरात। नेक्स्ट चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन हमारा है, जैन परंपरा में सर्वाधिक चित्रांकन वाला ग्रंथ माना गया है। मैंने ये क्वेश्चन पहले आपको करवा रखे हैं, लेकिन वही बात है, जो इम्पोर्टेंट चीज़ें होती है हम टच में रहें या बार बार उनका रिवीजन करें तो हमारे वो पक्के हो जाते हैं। तो जैन परंपरा में सर्वाधिक चित्रांकन वाला जो ग्रंथ है, यानी जैन जो चित्र परंपरा थी, वहाँ सबसे ज़्यादा कौन से ग्रंथ को चित्रित किया गया था? कल्पसूत्र को। किसको? कल्पसूत्र को। तो इसमें कल्पसूत्र आ जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों ये भी। और नेक्स्ट वाला क्वेश्चन भी वेरी इंपॉर्टेंट आ रहा है। देखिए नेक्स्ट वाला है, एक ब्रह्मांड व्यापी ग्रंथ है, यानी हमने जो संग्रहणी सूत्र ग्रंथ पढ़ा था यही पहले ही चैप्टर में से है, पांडुलिपि वाले चैप्टर में से है। तो संग्रहणी सूत्र में हमने पढ़ा था ना कि ये एक ब्रह्मांड व्यापी ग्रंथ है, ब्रह्मांड के बारे में इसमें दिया गया है। तो वो वाला ही ग्रंथ है। मैंने जो थ्योरी करवा रखी है उसमें अच्छे से एक्सप्लेन करवा रखा है, लेकिन यहाँ पे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में इसका आंसर आएगा संग्रहणी सूत्र। संग्रहणी सूत्र है, ये एक ब्रह्मांड व्यापी ग्रंथ है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों ये, ठीक है। फिर देखिए चौथा क्वेश्चन हमारा है, निम्न में से जिस सूत्र में महावीर स्वामी की शिक्षाएं लिखी गई है वह है। तो देखिए हमने पढ़ा था एक उत्तर ध्यान सूत्र के बारे में। ये सारे भी जो भी कल्प सूत्र है, संग्रहणी सूत्र है, उत्तर ध्यान सूत्र है, ये जैन परंपरा वाले जो ग्रंथ है ना, ये हमने इनका वर्णन किया था। और ये पहले ही लेसन में से है, फर्स्ट जो चैप्टर हमारा है पांडुलिपि वाला उसमें से ही है। तो उत्तर ध्यान आएगा। देखो हमने पढ़ा था ना उत्तर ध्यान में महावीर स्वामी की शिक्षाएं लिखी गई है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, महावीर स्वामी की शिक्षाएं कौन से ग्रंथ में? उत्तर ध्यान सूत्र में लिखी गई है। और फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 5 का, और इसमें हम करने वाले हैं 2 प्रकार से क्वेश्चन। तो देखिए पांडुलिपि के आवरण को पटलिश कहा जाता है। एक क्वेश्चन तो यहीं पर बन गया, इसलिए मैंने इस तरह का ये क्वेश्चन बनाया कि 2 बातें यहाँ पे क्लियर हो जाएंगी और दोनों ही बातें क्या है? इंपॉर्टेंट हैं। पांडुलिपि के आवरण को क्या कहा जाता है? पटलिश। हमने पढ़ा था ना, जो पटलिश होता है, पांडुलिपियां हस्तलिखित होती थी, ताड़पत्रों पर लिखी जाती थी, फिर उनका एक मुख्य पृष्ठ होता था, आवरण होता था, मेन पृष्ठ, मुख्य जो कवर जैसे हमारी पुस्तकों का होता है, तो वो पटलिश होता है। उसके ऊपर क्या लिखते थे? महत्वपूर्ण जानकारियां लिखते थे कि ये पांडुलिपि किसके संरक्षण में तैयार हुई है, किस कलाकार ने तैयार की
है, कितना समय लगा है, कौन सी डेट में कंप्लीट हुई है, यानी इम्पोर्टेंट जो विवरण है वो इसके ऊपर लिखा जाता था पटली से, और ये होता था बाहरी पांडुलिपि का बाहरी आवरण। तो यहाँ पूछा ये है, पांडुलिपि हो गया, एक क्वेश्चन यहाँ हो गया हमारा। पांडुलिपि के आवरण को पटलीस कहा जाता है और यह बना होता है, तो देखिए टिन का, कागज का, लकड़ी का, सोने का। तो इन चार में से जो सही है वो हमें चूज करना है। तो लकड़ी का बना हुआ होता है, हमने पढ़ा था पांडुलिपि वाला जो फर्स्ट चैप्टर है उसी में से ये क्वेश्चन है। तो जो पटलीस है वो लकड़ी का बना हुआ होता है। पांडुलिपि का बाहरी मेन पृष्ठ होता था, इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण पृष्ठ इसको बोल सकते हैं, क्योंकि महत्वपूर्ण जानकारियां उसके ऊपर चित्रकार है वो अंकित करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किशनगढ़ शैली के प्रमुख चित्रकार कौन से थे? आपने सुना भी होगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमेशा याद रखने वाला क्वेश्चन है। जीके के जो एग्जाम होते हैं उनमें ये किशनगढ़ शैली से क्वेश्चन है वो पूछा ही जाता है, पूछते रहते हैं, बहुत बार पूछा है। तो किशनगढ़ शैली में सावंत सिंह और बणी ठणी निहालचंद, मोर ध्वज निहालचंद, मोर ध्वज निहालचंद ये चित्रकार था किशनगढ़ शैली का, ठीक है ना। तो किशनगढ़ शैली का प्रमुख चित्रकार था ये मोर ध्वज निहालचंद। और देखो इसने किसकी पेंटिंग बनाई थी? बणी ठणी की पेंटिंग बनाई थी इसने। बणी ठणी की जो पेंटिंग है वो मोर ध्वज निहालचंद ने ही बनाई थी। कहीं निहालचंद नाम लिखा हुआ था, एक बार पूछा हमारे चित्रकला में 6-7 साल पहले एक क्वेश्चन पूछा, निहालचंद का पूरा नाम क्या है? तो मोर ध्वज निहालचंद। कैसे भी पूछे आपको ध्यान में रखनी है सारी चीजें। तो ये क्वेश्चन भी हमारा हो गया। और 7 का क्वेश्चन है, ढोला मारू किस शैली की कृति है? ढोला मारू किस शैली की कृति है? तो ये दूसरे चैप्टर के चल रहे हैं हमारे, 6 से लेकर के ये जो क्वेश्चन आएंगे नेक्स्ट 5 6 से लेकर के 6 7 8 9 10 तक के, ठीक है। तो ढोलामारू है ना वो मेवाड़ शैली की कृति है। कौन सी शैली की? मेवाड़ शैली की कृति है, इम्पोर्टेंट है, ध्यान में रखना। फिर 8 का जो क्वेश्चन है ये भी राजस्थानी चित्र शैली चैप्टर से ही है, दूसरा जो हमारा चैप्टर है चित्रकला कक्षा 12 का। कलाकार वीरजी द्वारा 1623 में पाली में किस ग्रंथ का चित्रण किया गया था? मैंने थोड़ा सा इस क्वेश्चन को ऐसे बनाया है, या ऐसे भी पूछ सकते हैं कि कलाकार वीरजी द्वारा 1623 में रागमाला का चित्रण है वो कौन सी जगह किया गया था? तो पाली आंसर आ जाएगा। और 1623 में क्या पूछ ले कि पाली में वीरजी, कलाकार वीरजी ने पाली में रागमाला को कब चित्रित किया? तो 1623 आंसर आ जाएगा। किसी भी प्रकार से पूछे चाहे, आपको ध्यान में ये रखना है कि कलाकार थे वीरजी और राजस्थानी चित्र शैली से संबंधित थे ये, और इन्होंने 1623 में और रागमाला को चित्रित किया था। किसको? रागमाला ग्रंथ है ना उसको चित्रित किया था और पाली में चित्रित किया था। तो आंसर क्या आएगा यहाँ पे? रागमाला आएगा, ठीक है, रागमाला। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट हमारा 9 का जो क्वेश्चन है, कौन सी शैली की सबसे प्रमुख विशेषता नारी सौंदर्य है? कौन नहीं जानता इस क्वेश्चन को? किशनगढ़ शैली, यानी इसका जो एग्जाम्पल बनी ठनी हो जाएगा नारी सौंदर्य का। तो किशनगढ़ शैली है ना वो नारी सौंदर्य के कारण कला जगत में प्रसिद्ध है। आप ध्यान रखना, हमेशा ध्यान रखना ये क्वेश्चन। 10 का क्वेश्चन हमारा है, कौन सी शैली के उद्भव का श्रेय उस्ताद अली रज्जा को दिया जाता है? एक उस्ताद अली रज्जा नाम के पेंटर थे जो कि बीकानेर शैली के, इनको बीकानेर शैली जो जनरेट हुई थी ना वो इन्हीं के सहयोग से हुई थी। उस्ताद अली रज्जा की वजह से ही बीकानेर शैली का अस्तित्व माना जाता है। तो कौन सी शैली का उद्भव का श्रेय उस्ताद अली रज्जा को? बीकानेर शैली, ठीक है। या ऐसे पूछे कि बीकानेर शैली के प्रमुख कलाकार का नाम बताइए तो आप बता दोगे उस्ताद अली रज्जा। कैसे भी घुमा फिरा के पूछे आंसर आप सही दे दोगे, ठीक है। नेक्स्ट फिर देखिए, नेक्स्ट हमारा है हमजानामा में कुल कितने चित्र संकलित किए गए हैं? देखो बच्चों, हमने पढ़ा था हमजानामा एक साहसिक कहानी होती है और ये मुगल शैली से है। ये चैप्टर है ना मुगल शैली वाला, वहां से ये क्वेश्चन लिया गया। हमजानामा एक साहसिक कहानी थी जिसको हुमायूं ने चित्रित करवाया था, अगर आपको याद हो, क्योंकि हमजानामा के बारे में जानना बहुत जरूरी है हमारे लिए। हमजानामा के बारे में पूछ सकते हैं, हमजानामा क्या है? तो हमजानामा एक साहसिक कहानी है और हमजानामा को हुमायूं ने चित्रित करवाया था। ये कहानी है ना बच्चों, ये बहुत ज़्यादा लंबी चौड़ी थी। इसमें 1400 लघु चित्र थे। देखो 1400 लघु चित्र बनेंगे, और वो भी प्राचीन जो टेक्निक है वो हाथ से ही बनाते थे। आजकल तो बहुत ज़्यादा टेक्निक उपलब्ध है, तो धीरे धीरे जो काम होता था। 1400 चित्र बनाए थे
और हमजानामा की पूरी एक मतलब वीर पुरुष था, उसकी कहानी को चित्रित किया, हुमायूं ने चित्रित करवाया था इसको, शुरू हुमायूं ने करवाया था और फिर हुमायूं की मृत्यु हो जाती है। उसके बाद आते हैं अकबर। तो इसका जो हमजानामा का चित्रण है वो पूरा अकबर ने करवाया था, ठीक है ना। तो ये कहानी है ना वो साहसिक कहानी है। और अकबर है ना, उनको वो डिसलेक्सिया से पीड़ित थे, यानी पढ़ नहीं पाते थे, पठन संबंधी एक विकार होता है डिसलेक्सिया, वो था अकबर में। तो हुमायूं ने सोचा अगर मैं इस कहानी को चित्रित करवा दूं तो इस जो वीर पुरुष और वीर योद्धा की तरह अकबर का जो कैरेक्टर है वो बनेगा। तो इस वजह से इसको चित्रित करवाया गया था। मैंने शॉर्ट में इसको बताया आपको। और फिर देखिए हमजानामा का हम आगे जिक्र करेंगे, जो थोड़े बड़े क्वेश्चन आएंगे उनमें विस्तार से, लेकिन मैंने बता दिया। तो इसमें 1400 लघु चित्र बने हैं, यहाँ पे ये पूछा गया है, ठीक है ना। हमजानामा का चित्रण किसने करवाया, एक छोटा क्वेश्चन ये, किसने, किस शासक ने करवाया, तो हुमायूं। किन शासकों ने करवाया, तो दोनों का बताना पड़ेगा, हुमायूं और अकबर, क्योंकि हुमायूं ने शुरू करवाया था और अकबर ने इसको पूरा करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिंदू महाकाव्य महाभारत का पर्शियन अनुवाद किस नाम से किया गया था। अब देखिए ये भी मुगल शैली का ही है क्वेश्चन। मुगलों ने है ना हिंदू जो ग्रंथ है उनको चित्रित करवाया था, बहुत ज़्यादा स्पेशली अकबर ने चित्रित करवाए थे। तो रामायण महाभारत इनका भी, तो महाभारत का पर्शियन अनुवाद करवाया था अकबर के समय। और देखिए इसका नाम क्या दे दिया था, पर्शियन अनुवाद करके इसको रजमनामा नाम दे दिया था। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि पर्शियन अनुवाद करने के बाद महाभारत का नाम क्या दिया गया था मुगलों के द्वारा, तो रजमनामा। अगर पूछा जाए महाभारत का पर्शियन अनुवाद किन शासकों ने करवाया, तो मुगल शासकों ने करवाया और अकबर ने करवाया था। नेक्स्ट फिर देखते हैं, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है अबुल हसन को जहांगीर द्वारा कौन सी उपाधि दी गई थी। अब बच्चों देखो, जो पेंटर्स होते थे वो दरबारी पेंटर्स होते थे। जैसे हुमायूं का शासन है तो हुमायूं के शासनकाल में वो हुमायूं के काल के दरबारी हो जाएंगे, जहांगीर के में जहांगीर के दरबारी चित्रकार कहलाते थे। यहाँ पूछा है कि अबुल हसन है ना, उसको जहांगीर द्वारा कौन सी उपाधि दी गई। अब देखिए पहली बात तो ये है कि अबुल हसन है ना, ये जहांगीर के प्रिय कलाकार थे। प्रश्न एक ये बनेगा यहाँ पे कि जहांगीर का सबसे प्रिय कलाकार अबुल हसन, ठीक है। अब देखिए जो भी शासक होता था वो चित्रकारों को के काम का निरीक्षण करता था, देखता था, और जिसका काम अच्छा पसंद आ जाए उनको वो क्या करता, उनका वेतन बढ़ाता था और उनको उपाधियां देता था। तो यहाँ देखिए अबुल हसन को जहांगीर ने नादिर उल जमा की उपाधि दी है। उपाधियों के नाम मिलते जुलते हैं, आपको याद रखना है। नादिर उल जमा की उपाधि है वो अबुल हसन नाम के चित्रकार को और मुगल शासक जहांगीर ने दी थी, ये ध्यान में आपको रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, मुगल चित्रशैली चैप्टर से ही है नेक्स्ट वाला क्वेश्चन भी। ये है कि गोवर्धनधारी कृष्ण, यानी आपको ये लिखा हुआ भी मिल सकता है कि गोवर्धन पर्वत उठाते हुए कृष्ण, या फिर गोवर्धन माउंटेन लिफ्टिंग कृष्णा, इंग्लिश मीडियम वालों को ऐसे मिल सकता है। तो ये जो चित्र है ये चित्र किसने बनाया था, ये चित्रण किसने किया था, यहाँ पे पेंटर का कलाकार का नाम लिखना है। तो मिस्किन ने बनाया था। किसने बनाया था, मिस्किन नाम का एक आर्टिस्ट था और उसने ये बनाया था, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा मिस्किन, क्या हो जाएगा, मिस्किन हो जाएगा। नेक्स्ट फिर चलते हैं, मुगल चित्र कला शैली का प्रमुख केंद्र कहाँ था। तो देखिए मुगल चित्रशैली है ना, हमने पढ़ा था ना कि कौन कौन से कला केंद्रों में इसका विकास हुआ था। तो देखिए मुगल चित्रशैली का यहाँ पे दे रखे हैं, फतेहपुर सीकरी और आगरा हुआ था, यहाँ पे भी दिल्ली में भी हुआ था और लाहौर में भी हुआ था। तो उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है नजूम अल उलूम दक्षिण की किस चित्रशैली का चित्र है। तो देखिए दक्षिण चित्रशैली वाला जो चैप्टर है ना उसमें हम आ गए हैं, आज 4 का जो चैप्टर है उसमें हम आ गए हैं। तो देखिए इसमें क्या है कि एक नुजूम अल उलूम नाम की एक पेंटिंग है और वो बीजापुर शैली की है। यहाँ पे देखिए पेंटिंग्स के नाम दे के शैलियाँ पूछी जाती है, तो इस तरह से आपको याद रखना है। नुजूम अल उलूम चित्र है वो बीजापुर शैली का है, रट के रखना, ध्यान में रखना, क्योंकि काफ़ी सारे टाइटल हैं, चित्र हैं, तो कन्फ्यूजन हो जाता है। अब देखिए इसी चैप्टर का नेक्स्ट मैंने ये वाला इसी तरह का क्वेश्चन डाला है, टाइटल दिया है और शैली पूछी है, चांद बीबी
प्लेइंग पोलो, चांद बीबी पोलो खेलते हुए जो चित्र है वो किस शैली का, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर 2-4 साल बाद रिपीट होता है। तो ये अहमदनगर चित्र शैली का है। दक्षिण चित्र शैली चैप्टर हमने पढ़ा था ना, उसमें अहमदनगर, गोलकुंडा, बीजापुर 3 का हमने वर्णन किया। तो इन 3 शैलियों में जो जो चित्र है ना वो अलग से आप ऐसे नोट करके रखोगे कि ये अहमदनगर के हैं, ये गोलकुंडा के और ये बीजापुर शैली के हैं। ऐसे फिर है ना कन्फ्यूजन नहीं होता। बिद्र बिरार मैंने बताया ये भी साम्राज्य ही थे, ये दक्षिण में 5 साम्राज्य थे। बिद्र बिरार है ना वो कम शक्तिशाली थे, इसलिए इन तीनों बीजापुर और गोलकुंडा ने इन बिद्र और बिरार को अपने अंदर मिला लिया था। तो फिर रह गए थे ये 3, तो 3 के बारे में ही हमें वर्णन पढ़ना है इस चैप्टर में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसी चैप्टर का है मिश्रित घोड़ा। ओवरेल हॉर्सेज नाम का एक जो ओवरेल हॉर्सेज है, एक पेंटिंग है मिश्रित घोड़ा। ये चित्र दक्षिण की किस शैली का है, तो ये गोलकुंडा शैली में बना था। अब देखिए कंफ्यूजन होने का मतलब पक्का याद नहीं करोगे तो चांस है यहाँ पे। चांद बीबी पोलो खेलते हुए अहमदनगर का है, नुजूम उल वाला है ना वो बीजापुर का था, और मिश्रित घोड़ा जो चित्र है ये गोलकुंडा का है। नेक्स्ट फिर इसी में से एक क्वेश्चन और आ रहा है, देखिए रागिनी प्रथमसिका ऑफ राग हिंडोला, ये भी चित्र करती है और दक्षिण की किस शैली की है, ये पूछा है सेम इसमें। रागिनी प्रथमसिका ऑफ राग हिंडोला इंपॉर्टेंट लग रहा है मेरे को ये, तो ये भी बीजापुर का ही है। ये भी कौन सी शैली में चित्रित हुआ था, टाइटल है चित्र का नाम है रागिनी प्रथमसिका ऑफ राग हिंडोला, तो ये भी बीजापुर शैली का ही है। ठीक है, फिर 20 का और अंतिम हमारा क्वेश्चन देखिए, हमने गोलकुंडा यानी जो दक्षिण चित्र शैली पढ़ी थी उसमें जो अहमदनगर, बीजापुर, गोलकुंडा, गोलकुंडा का जब हमने वर्णन पढ़ा ना इंट्रोडक्शन, तो सबसे पहले ही एक क्वेश्चन आता है, ये बात आती है कि ये 1512 ईस्वी में एक स्वतंत्र राज्य बना था। कब बना था, 1512 ईस्वी में स्वतंत्र राज्य बना था। तो यहाँ पे बच्चों इसका जो आंसर है वो क्या होगा, 1512 हो जाएगा। 20 का जो क्वेश्चन है ना इसमें आंसर हो जाएगा 1512 ईस्वी में गोलकुंडा एक स्वतंत्र राज्य बना था। तो इसी प्रकार के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेने के लिए आप बने रहिए मेरे चैनल पे, और संडे टू संडे तो आएंगे मॉडल पेपर, मैंने आपको बता दिया, क्योंकि बड़े होते हैं, आप भी नोट करते हो तो डेली है ना इतने इतने बड़े हो जाते हैं आपके, तो आपको ज़्यादा टाइम देना पड़ेगा, इसलिए संडे टू संडे बीच वाले जो दिनों में मैंने बताया आपको कि इसी तरह के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मिलेंगे सारे प्रकार के, जैसे 1/2 के, 1/2 में एक तो ये वाले आते हैं, तो अभी हमने कर लिए हैं ये लगभग 5 चैप्टर के आज हमने किए हैं, 5-5 क्वेश्चन किए हैं। ठीक है, और नेक्स्ट जो 3 चैप्टर बचते हैं उनके भी करेंगे, फिर करेंगे फिल ब्लैंक वाले, फिर करेंगे 3/4 वाले। इस तरह से जितने हो सकते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो अवेलेबल कराने की मेरी कोशिश रहेगी। कोशिश मेरी ये रहेगी कि इन्हीं में से आपको एग्जाम में दिखने को मिले, और जो मॉडल पेपर हैं वो आपको संडे टू संडे अवेलेबल हो जाएंगे। तो लगभग 17-18 मिनट का हमारा ये वीडियो हो गया। 20 तो देखो मैंने क्वेश्चन ही डाले हैं, और फिर थोड़ा सा एक्सप्लेसन करना भी बनता है, क्योंकि कहीं एक एक पर्सन में 2-2 3-3 बातें हैं वो इम्पोर्टेंट निकल के आई हैं, तो फिर न समझाए या सीधा क्वेश्चन ही डाल दे तो इसका तो मेरे हिसाब से कोई मतलब नहीं रह जाता, इसलिए मैंने थोड़ा एक्सप्लेसन किया है। प्लीज़ थोड़ा सा टाइम ज़रूर दीजिए, ये आपके लिए बेहद ही फ़ायदेमंद साबित होगा। मेरे चैनल पे जो भी चित्रकला के नोट्स हैं, क्वेश्चन आंसर है, मॉडल पेपर हैं, वेरी बेनिफिशियल आपके लिए होने वाले हैं। मेरा पहला उद्देश्य यही है बच्चों की, बहुत सारे बच्चों के ये चीज़ प्रॉब्लम होती है, तो मैंने सारी प्रॉब्लम दूर करने की कोशिश की है कि कितने मार्क्स के आएंगे, ब्लूप्रिंट कैसा होता है, किस तरह का मॉडल पेपर होता है, कौन सा चैप्टर कितने नंबर का होता है। जिसने नहीं देखा है, आज ही कोई न्यू मेरा ये वीडियो देख रहा है, तो वो पीछे मेरे चैनल पे सारी जानकारियाँ हैं वो देख लें। तो मेरा उद्देश्य यही है कि बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा मिले। उसके बाद में अगर आप उचित समझे ना, अगर आपको लगे कि मैम हमारे लिए मेहनत कर रही है ना, तो फिर लाइक डन कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लेकिन नोट्स ज़रूर बनाइएगा। धन्यवाद बच्चों।